चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि कायिक जनन के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। कल क्लास आप लोग का नहीं हो पाया था, उसके बदले में आज हम लोग क्लास ले रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अगर आज नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। आज सुबह का ये बैच टाइम सुबह 7 से 8 वाले टाइम का है, मॉर्निंग के बैच का है। ठीक है, तो 7 से 8 वाले बच्चे जितने भी होंगे ये वीडियो देख लेंगे। चलिए, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, कायिक जनन के बारे में पूरा पढ़ लिया गया था। आज एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर हाइसिंथ के बारे में हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ। अच्छा, वाटर हाइसिंथ को हिंदी में कहा जाता है जलकुंभी। ठीक है, जल कुंभी। वाटर हाइसिंथ को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जलकुंभी। अब बात आती है जलकुंभी के बारे में क्या है, तो हम लोग पहले इसका एक फोटो देखेंगे और तब चलिए। तो ये है जलकुंभी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। अच्छा, वाटर हाइसिंथ जो है, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ा जाएगा। आप लोग अपने आसपास में इस पौधे को देखे ही होंगे, पानी में ये अक्सर रहता है। और वैसे पानी जो रुका हुआ हो, बहते हुए पानी में ये नहीं होता है, रुके हुए तालाब में, पोखरे में, छोटे छोटे जो नदियाँ होती है उनमें ये होता है। जो बहता हुआ पानी नहीं हो उसी में ये डेवलप होता है। अच्छा, सबसे पहली बात कि सर इसका वाटर हाइसिंथ का बोटेनिकल नेम, चूँकि ये एक पौधा है, तो जब कोई पौधा होगा तो पौधा का वैज्ञानिक नाम जब भी लिखा जाता है तो उसको बोटेनिकल नेम हम लोग बोलते हैं। एक होता है जूलॉजिकल नेम। जूलॉजिकल नेम का मतलब हुआ जंतु का नाम, और बोटेनिकल नेम मतलब हो गया वनस्पति का नाम। वैज्ञानिक नाम दो तरह से होते हैं, एक पौधे का और एक जंतुओं का। तो ये पौधा है तो इसलिए हम लोग इसको बोटेनिकल बोटेनिकल नेम, या इसी को आप लोग बोलिएगा साइंटिफिक नेम, यानी वैज्ञानिक नाम। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम, ये होता है इकॉर्निया क्रेसिप्स। इकॉर्निया क्रेसिप्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम होता है इकॉर्निया क्रेसिप्स। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे वनस्पतिक नाम। वनस्पतिक नाम, तो वनस्पतिक नाम क्या होगा? इकॉर्निया क्रेसिप्स। इकॉर्निया क्रेसिप्स होता है इसका वैज्ञानिक नाम, जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम। अच्छा, इसमें जो रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो इसमें ये पौधा है, छोटे स्तर का पौधा है, तो इसलिए इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि कायिक जनन होगा इसके द्वारा। आपसे इसको नोट कीजिए। तो चलिए, तो इसमें ये पता चल गया कि वनस्पतिक नामकरण जो होता है इसका इकॉर्निया क्रेसिप्स होता है जलकुंभी का। और इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कायिक जनन, ये ऑफसेट के द्वारा होता है। हिंदी में इसी को कहते हैं भूस्तरी, भूस्तरिका लिख लीजिए, भूस्तरिका, भूस्तरिका। ठीक है, तो इसमें जो कायिक जनन होता है
ये भूस्तरिका के द्वारा होता है। चलिए उतार लिया। अब इस पौधा के बारे में हम लोग धीरे धीरे कहानी समझेंगे और आगे बढ़ते चला जाएगा, लिखते चला जाएगा। सबसे पहले ये पौधा जो है, जब ये हम लोग के भारत का पौधा नहीं है, जब कुछ वैज्ञानिक विदेश गए हुए थे तो विदेश में उन्हें क्या दिखाई देता है कि कुछ जगह पे, जैसे विदेश में क्या होता है कि रोड, भाई वहाँ का रोड में और हम लोग के रोड में बहुत अंतर है। तो जब वो और रोड के किनारे कोई भी अगर पोखरा है, तालाब है, तो वहाँ वो लोग बहुत अच्छे तरह से उसको व्यवस्थित करके रखते हैं। आपस में कंट्रीब्यूट करके, वहाँ के लोग समझदार हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करके वो क्या करते हैं कि वहाँ एक अच्छा तरह का बैठने का जगह बना देते हैं। हम लोग की तरफ में भी पोखरा है, तो समझिए कि वहाँ भैंस नहाएगी, मूली धोआएगा, गाजर साफ होगा, आम के दिन में आम भी साफ होगा, बच्चा उसी में पॉटी भी करेगा, आसपास के लोग जो हैं वहीं पे पॉटी करके धोएंगे। समझिए कि पानी वहीं पानी भैंस नहाएगी, वो भैंस पिएगी, उसके बाद उस दूध को हम लोग पिएंगे, भैंस के दूध को पिएंगे। या वहीं फल जो उसमें धोया जाता है, वहीं मूली गाजर जो भी धोया जाता है, सब्जी धोया जाता है ना जी, तो धोकर जो मार्केट में आता है हम लोग उसी को खरीद के ले जाकर खाते भी हैं। तो इस तरह से सोचिए कि बहुत प्रदूषण फैलता है। लेकिन वहीं अगर विदेश में देखा जाए तो वहाँ लोग क्या करते हैं, उसको सही ढंग से बचाते हैं। हमारे यहाँ तो भाई लोग ये सोचते हैं कि अगर टॉयलेट बन भी गया है तो उसमें कम जाए ताकि भरेगा कम। तो इस कारण से, हाँ, इस कारण से जो है बाहर भले कितना हो भर रहा है, अगर पोखरा के किनारे जाइएगा तो पैर रखने में भी सोचना पड़ेगा, अब किधर रखें, अब पैर किधर रखें। ऐसा है कि अब चूंकि पूरा पॉटी करके भरा हुआ है सब, इस तरह का हाल है। लेकिन वही विदेश का नज़ारा कुछ अलग होगा। अब विदेश में जब ये लोग देखे कि भाई ये रुके हुए पानी में कुछ पौधे इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इनकी पत्तियों का आकार इतना सुंदर है, इनका फूल इतना सुंदर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए इनके पत्तियों का आकार कितना सुंदर है, इनका फूल जो आप देख रहे हैं फ्लावर, ये कितना सुंदर है। तो इनके फूल और पत्तियों के आकार को देखकर ये मोहित हो गए और प्लान बनाए कि इसको भारत लेकर चला जाए। अब विदेश से कोई भी पौधे को आप ऐसे चुरा के नहीं ला सकते हैं, फिर भी ये लोग चोरी करके वहाँ से विदेश का सुंदरता ये लोग समझे और वहाँ से लेकर आए। जब ये लेकर आते हैं भारत में लाने के बाद ये पौधा क्या होता है कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए दिखाई दिया। पौधा तो सूख गया था, लेकिन यहाँ जैसे ही मिट्टी में ये मिट्टी पानी में रखा गया, ये पूरे जलाशय के ऊपर एक ही रात में फैल गया। इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि यह बहुत कम समय अवधि में पूरे जलाशय यानी जल के स्तर पर फैल गया। अच्छा, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सब अपना नज़ारा दिखाना शुरू हुआ, तो बहुत खुश थे। चलिए भारत सरकार की तरफ से हम लोग को कुछ अच्छा मिलेगा भी, या गिनीज बुक में हम लोग का नाम भी डाल दिया जाएगा। गिनीज बुक समझ रहे हैं ना, दो तरह की चीज़ें होती है, एक रेड डाटा बुक, एक होता है रेड डाटा बुक, और एक होता है गिनीज बुक, बुक ऑफ लिम्का, जिसको हम लोग बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी कोई अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, यूनिक काम करता है, तो उसका नाम उसमें जोड़ दी जाती है। अब कोई अगर प्रजाति विलुप्त होता है तो उसको रेड डाटा बुक में डाल दी जाती है। तो रेड डाटा बुक में क्या होता है, इस बार का क्वेश्चन भी था बोर्ड का, तो उसमें विलुप्त प्राय प्रजातियों का नाम डाला हुआ रहता है। अच्छा, तो अब ये पौधा धीरे धीरे अपना नखरा दिखाना शुरू हुआ। पहले तो सबसे पहले ये पौधा कहाँ ग्रो करता है, तो सर इट ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर, यानी कि यह ठहरे हुए पानी में ग्रो करता है। अच्छा, उसके बाद इसको भारत क्यों लाएगी, आप क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ब्यूटीफुल शेप ऑफ लीव्स, यानी इसके सुंदर फूल और सुंदर पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया था। अच्छा, उसके बाद यह बहुत तेज़ी से पूरे जलाशयों पर फैलता है। इट, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं यह इट इज़ इन्वेसिव वीड। इन्वेसिव का मतलब होता है तेज़ी से फैलने वाला, वीड मतलब खरपतवार, वीड WEED, वीड मतलब खरपतवार, यानी इट इज मोस्ट इन्वेसिव वीड
इनवेसिव मतलब तेजी से फैलने वाला, यानी यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। कैसे बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है? तो क्योंकि बिकॉज इट स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यह बहुत कम समय में पूरे जलाशयों पर फैल जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये पूरे जलाशयों पर फैल गया तो अब दिखाई देता है कि पानी में कुछ जलीय जीव मरना शुरू किए। जब ये लोग पता लगाए कि भाई अब क्या हुआ कि पानी में जलीय जीव मर रहे हैं, ये लोग आए हुए थे सबसे पहले विदेश से, तो बंगाल में इसको लगाए थे, और बंगाल में जैसे ही ये पौधा को लगाए, सोचिए यहाँ तक फैल गया है। अब इसे छुटकारा पाना मुश्किल है, इतना फैल गया। ये पौधा समझिए धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि सर ये जिस जगह पे पौधा है ना, उसमें मछलियाँ या जलीय जीव जो भी हैं धीरे धीरे सब मरते जा रहे हैं। तो जब इसके बारे में ये लोग पता लगाए, तब इन्हें पता चला कि इसके अंतर्गत ये कुछ फूला फूला सा ये संरचना आपको दिखाई दे रहा है। ये फूला हुआ कुछ संरचना यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है क्या बोर्ड पे? ये वाला गोलाकार संरचना, ये वाला, ये सब। अच्छा, ये जानते हैं स्पंज के जैसा, कभी दबाइएगा ना, स्पंज के जैसा होता है, बहुत नरम होता है। अच्छा, इसमें इसका गुण क्या है कि इट सक्स बोल सकते हैं या ड्रेन्स बोल सकते हैं। इट ड्रेन, ड्रेन मतलब होता है खींचना। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी। इसका मतलब कि यह पौधा जहाँ भी रहेगा पानी से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, ये पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब इसके कारण जलीय जीव तो मरबे करेंगे। तब इस पौधा का नाम बोला गया, तब ये बोले कि अरे बाप रे, ये तो महाविपत्ति है जलाशय का। तो इट इज स्कोरेज, स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडी। स्कोरेज का मतलब होता है महाविपत्ति। इट इज द स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि यह जलाशयों का महाविपत्ति है। तो इसको जलाशय का महाविपत्ति के नाम से जाना गया। जलाशय के महाविपत्ति किस पौधा को कहा जाता है? तो वाटर हाइसिंथ को, जलकुंभी को। जलकुंभी हालांकि ये पौधा नहीं है, इसको वीड कहते हैं। WWD, वीड मतलब खरपतवार। ये जलीय पौधा नहीं, ये जलीय खरपतवार है। अच्छा, उसके बाद बंगाल में इसको सबसे पहले लाया गया। बंगाल में तो ये आतंक मचा कर रख दिया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा टेरर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के आतंक। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल के आतंक के नाम से किस पौधे को जाना जाता है? तो वाटर हाइसिंथ को, यानी कि जलकुंभी को बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। ये सब बातें याद रखिएगा। अब आइए, अब हम लोग धीरे धीरे करके इसके बारे में कुछ भाषा अब लिखा जाए ना। यहाँ तक तो सभी लोग उतार लिए होंगे। चलिए, एक मिनट थोड़ा। चलिए, अब इसमें एक एक करके लिखा जाए। इट केम इन इंडिया, इसे भारत क्यों लाया गया था? तो सर, इट केम इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल, because of its beautiful flower and shape of leaves। लीव्स जो है ना, ये लीफ का, पत्ता का ही बहुवचन है, याद रखिएगा।
यानी इसका मतलब हुआ कि इसके सुंदर फूल और पत्तियों के आकार के कारण, ठीक है, इसके सुंदर फूल और पत्तियों के आकार के कारण, इसके सुंदर फूल और पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया था। ठीक है, इसके सुंदर फूल और पत्तियों के आकार के कारण इसे कहाँ लाया गया था? इसे भारत लाया गया था, याद रखिएगा। तो इसके सुंदर फूल और पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया था। अच्छा, यह कहाँ ग्रो करता है? तो इट ग्रोज इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर का मतलब होता है ठहरे हुए पानी। ठहरे हुए पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वाटर कहते हैं। यानी यह ठहरे हुए पानी में विकसित होता है। चलिए, तो इट ग्रोज इन स्टैंडिंग वाटर हिंदी में लिख लेंगे, यह ठहरे हुए पानी में विकसित होते हैं, चाहे वृद्धि करते हैं। यह ठहरे हुए पानी में वृद्धि करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला जाएगा? इट इज अ मोस्ट इनवेसिव वीड। इट इज अ मोस्ट इनवेसिव वीड। मोस्ट मतलब क्या होता है? अधिक। इनवेसिव मतलब क्या होता है? तेजी से फैलने वाला। और वीड, WEED, वीड मतलब क्या होता है? खरपतवार। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। ठीक है, यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। ठीक है, चलिए अब क्या बोलिएगा? अब इसके बारे में कौन सा बात बोलिएगा? ये बात तो लिख लिए सर, इसके सुंदर फूल और पत्तियों के आकार के कारण इसे भारत लाया गया था। दूसरी बात, तो सर यह ठहरे हुए पानी में सिर्फ ग्रो करता है, विकसित होता है, वृद्धि करता है। अच्छा, यह एक तेजी से फैलने वाला खरपतवार है, चाहे यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। हाँ, ऑक्सीजन खींचता है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा। तो अभी इसको आप बोल रहे हैं कि बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है, तो कैसे अब बताइएगा इसको? तो फिर ये बात बोलिएगा, इट ग्रो। अच्छा, इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वाटर बॉडी। स्प्रेड मतलब होता है फैलना। इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब होता है जलाशय, यानी जल का सतह। यह इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी यह बहुत कम समय अवधि में पूरे जलाशयों पर फैल जाता है, इसीलिए इसे तेजी से फैलने वाला खरपतवार मानते हैं। ठीक है,
चलिए, तो अब ये वाला लैंग्वेज लिख लीजिए, इट स्प्रेड्स। पेज बदलना होगा थोड़ा, यहाँ सब लोग उतार लिए क्या? उतार लिए? हो गया। चलिए, अब ये भाषा चेंज अब इसका करेंगे। ईट स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाव, फैलना। इट स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी। It spreads all over the water bodies in short period of time. It spreads all over the water bodies. बॉडी के जगह पे हम लोग बहुवचन किए हैं, इसलिए बॉडीज हुआ है। तो वाटर बॉडीज का मतलब क्या होता है? जलाशय। अच्छा, इसका मतलब हुआ यह बहुत कम समय अवधि में, यह बहुत कम समय अवधि में पूरे जलाशयों पर फैल जाते हैं। ठीक है, यह बहुत कम समय अवधि में पूरे जलाशयों पर फैल जाते हैं। चलिए, अगला पॉइंट क्या लिखिएगा? अब क्या लिखा जाएगा जी? सर, इट ड्रेन्स, ड्रेन मतलब खींचना। इट ड्रेन्स O2 यानी समझ रहे हैं, ऑक्सीजन। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडी। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडी एंड इट लीड्स मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, यानी इट लीड्स टू डेथ में अकर, हाँ डेथ, एंड इट लीड्स टू डेथ में अकर्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडी, यानी कि यह जलाशयों से ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, यह जलाशय से ऑक्सीजन को खींच लेता है। एंड इट लीड्स टू, और इसके परिणाम स्वरूप डेथ में अकर्स यानी मृत्यु हो सकती है ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जलीय जीवों की, यानी इसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। डेथ में अकर्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक, इसी में जोड़ लीजिए फिशेस, जैसे कि मछलियाँ। FISHES है फिशेस। इसका हिंदी क्या होगा? यह जलाशय से ऑक्सीजन को खींच लेता है, इसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवों जैसे, लाइक यानी जैसे, जलीय जीवों जैसे मछलियों की मृत्यु हो सकती है। हिंदी लिखेंगे, यह जलाशयों से ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, यह जलाशयों से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप, यह जलाशयों से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप
जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवों जैसे मछलियों की मृत्यु हो सकती है। बात समझे? यह जलाशयों से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवों जैसे मछलियों की मृत्यु हो सकती है। हो गया? चलिए अब अगला पॉइंट इसमें क्या लिखिएगा भाई, इतना खतरनाक पौधा है ये। अब बताइए कि जो लाया था क्या वो बताने जाएगा किसी से कि हम ही तो लेके आए थे? अब तो बताएगा नहीं। तो इस कारण से यह अज्ञाते रह गया कि कौन लाया है, कब लाया है, क्यों लाया है ये तो पता है, बाकी कौन लाया है, कब लाया है ये नहीं मालूम। ठीक है, अच्छा तो इसको बोला गया इट इज, इस पौधा को कहा जाता है इट इज अ स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडीज का मतलब तो आप लोग जानते हैं, वाटर बॉडीज मतलब जलाशयों, वाटर बॉडीज यानी जलाशयों, वाटर बॉडी रहेगा तो जलाशय। स्टोरेज मतलब याद रखिएगा महाविपत्ति। वर्ड मीनिंग सब लोग लिख लीजिएगा, हमें पता है कि आप लोग को नहीं भी मालूम है तो भी अब शर्माने मत लगिएगा, इसको लिख लीजिएगा हिंदी में। महाविपत्ति, इट इज ए स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि यह जलाशयों का महाविपत्ति है। ठीक है, यह जलाशयों का महाविपत्ति है ये पौधा। महाविपत्ति क्यों? क्योंकि सर ये तो जहाँ रहेगा वो पानी से ऑक्सीजन को खींच लेगा। अब पानी से जब ऑक्सीजन को खींच लेगा तो इसके कारण क्या होगी, जलीय जीवों जैसे मछलियों की सर मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि जलाशयों का महाविपत्ति। एक और नाम से इसको संबोधित किया गया कि हे जलकुंभी, आप बंगाल के आतंक के नाम से आज से जाने जाओगे। तो इसको बोल दिया गया इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर मतलब जी आतंक। जा वो गुड इंग्लिश खरीदिए। टेरर मतलब होता है आतंक, और टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। टूरिस्ट मतलब वो टूरिस्ट घूमने वाला हो गया, वो टूरिस्ट देख के कहीं मत समझ लीजिएगा सही इसमें आतंकवादी बैठे हुए हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनिए, चलिए ठीक है, इतना खतरनाक जब है तो वैज्ञानिक लोग भी प्रयास किए होंगे, जो लोग लेकर आए हुए थे, कि जल्दी से इसको हटा दिया जाए, निपटा दिया जाए। लेकिन अब इसे छुटकारा पाना तो मुश्किल है। आप लोग अपने आसपास में देखे होइएगा, अगर मान लीजिए कि कोई भी गड्ढा है भरा हुआ है, सॉरी पानी उसमें नहीं है, सूखा है, तो उसमें जलकुंभी नहीं दिखता है। सड़ा हुआ जलकुंभी होगा, एकदम सूखा सूखा जलकुंभी कहीं आपको दिख जाए, कोई पोखरा ओखरा में आप लोग देखिएगा। हाँ, लेकिन जहाँ पानी रहे वहाँ का नहीं बात कर रहे। मोतीझील में तो बहुत सारा है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा जलकुंभी है वो सब। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन जिस जगह पर मान लीजिए कि सूखा हुआ है, तालाब सूख गया है बिल्कुल, और जैसे ही बारिश होता है 2 दिन के अंदर में पूरा उसके ऊपर में भर जाता है जलकुंभी। तो ये बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है, इसको इससे आसानी से
छुटकारा नहीं पाया जाता है। इस अब वो लोग भी कोशिश किए होंगे, बट रिजल्ट क्या निकला? इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन, कठिन या मुश्किल। इट इज वेरी लगा देते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, यानी इनसे छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, याद रखेंगे। टू गेट रीड ऑफ, हिंदी में इसको कहा जाता है छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ का यानी इसका मतलब इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। हिंदी लिख लेंगे, इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। किनसे? जलकुंभी से। तो इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, हो गया। इनसे छुटकारा पाना, इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, तो ये हो गया जलकुंभी के बारे में। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? ये एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए। अच्छा, ये तो लिखवाए भी है ना ऊपर में, हो जाएगा, उससे काम चल जाएगा। ऊपर में लिखा हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ऑफसेट के द्वारा होता है, यानी कि भूस्तरिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो जलकुंभी से जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा अब बन जाएगा आप लोगों से। जलकुंभी क्या है? तो सर यह एक जलीय खरपतवार है, यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। इसके सुंदर फूल और पत्तियों के कारण इसे भारत लाया गया था, लेकिन ये इंडिया आने के बाद बहुत आतंक मचाने लगा। पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। इसको जलाशय का महाविपत्ति कहा जाता है। इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना गया। ठीक है, अच्छा, और इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसके कारण जलीय जीव ये सब मर भी जाते हैं। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। हटा दें इसको। चलिए, अब एक हेडिंग छोटा सा पॉइंट बनाइए और उसमें लिखेंगे बैम्बू। बैम्बू का मतलब होता है बांस। बांस जो होता है ना, इसका लाइफ स्पेन को हिंदी में कहते हैं जीवन काल, यानी कि ये पौधा कितने दिनों तक जीवित रहता है। तो कितने दिनों तक? तो 50 से 100 वर्ष तक। अच्छा, YEARS को हम शॉर्ट में YRS भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका जीवन काल कितना दिनों का होता है? 50 से 100 वर्षों का। 50 से 100 वर्ष तक जीवित रहता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यह एक ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार फूल फल देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। दे प्रोड्यूसेस, अच्छा, इट प्रोड्यूसेस, दे प्रोड्यूसेस नहीं, दे प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूसेस, it produces flower only once in it produces flower only once in their life, and then die। यह अपने पूरे जीवन काल में एक बार फूल फल देता है, यानी फूल देता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये पौधे का ही नेचर है कि अपने जीवन काल में बस एक बार फूल लगेगा और इसका फूल बिल्कुल लास्ट में आपको देखने को मिलता है।
इसका फूल जो है जब 50 से 100 साल इसका जीवन काल है, तो 50 से 100 साल का जब ये हो जाता है तब इसमें फूल निकलता है। आप अक्सर देखिएगा जो पौधे फूल देना शुरू करते हैं ना बांस के, तो बांस के जो भी पौधे फूल निकलते हैं, फूल देखे हैं बांस का, छोटा छोटा सा फूल निकलता है। हम इसको दिखाते हैं, चलिए। तो ये जैसे आप देख रहे हैं बांस हुआ, और बांस का ये फूल है, ये सब बेम्बू का फ्लावर है, फूल है। जब बांस में फूल लगने लगता है तो उसके बाद अब देखिएगा कि धीरे धीरे वो बांस क्या हो जाता है, सूख जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे लोगों का कहना है कि सर बांस में फूल का लगना अशुभ माना जाता है। बिल्कुल, बांस में फूल का लगना अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि बांस के फूल जो होते हैं ना, ये चूहों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। चूहे को ये फूल बहुत ही ज़्यादा महकता है, जिस कारण से चूहे इसके तरफ में आकर्षित होते हैं। और जब कहीं भी चूहे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है प्लेग जैसी बीमारियां, ये सब चूहा से ज़्यादा फैलता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो चूहे से फैलेंगे, चूहे सड़ेंगे, मरेंगे, या फिर अनाज खाएंगे, अनाज ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं लॉस है। तो इसीलिए माना जाता है कि फूल का लगना, बांस में फूल का लगना इसलिए अशुभ माना जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको ज़रा एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। उतार लिए? हिंदी बोलें? चलिए हिंदी लिख लेंगे। यह यह अपने जीवन काल में, यह अपने जीवन काल में केवल एक बार, यह अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल देते हैं और मर जाते हैं। हो गया? यह अपने जीवन में केवल एक बार फूल देते हैं और मर जाते हैं। हो गया? चलिए हटा दिया जाए। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात होगी तो किसके द्वारा होगा, ये पॉइंट भी लिख लेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, बोलिए किसके द्वारा जी पढ़ाया गया है? कायिक जनन। आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, जो टेबल बनवाए हुए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाकर, वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अफसोस करना होगा। बांस में अगर पूछा जाए, बांस में, ये तो उसका हो गया, इसके पहले पढ़ाया गया है। देखिए बांस किसका है, राइजोम, जाइए राइजोम प्रकंद में देखिए। फेयर आप लोग एक ही बार करिए, यहाँ रफ और घर पे फेयर समय बर्बाद होगा। कायिक जनन जो होता है बांस में, ये राइजोम के द्वारा होता है, यानी प्रकंद के द्वारा होता है। ठीक है, बांस में कायिक जनन पूछा जाए किसके द्वारा होता है, यानी बांस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा बोलिएगा, राइजोम के द्वारा, यानी कि प्रकंद के द्वारा। चलिए हो गया। तो बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होगा, प्रकंद के द्वारा, राइजोम के द्वारा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा स्टार पॉइंट करके हेडिंग डाल दीजिए, नीला
नीलाकुरंजी। ठीक है, नीलाकुरंजी। लिख लेंगे इस पॉइंट को। नीलाकुरंजी का दूसरा नाम है एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। नीलाकुरंजी का दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। It is also called एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ठीक है, इसे एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना के नाम से भी जाना जाता है। इसे एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना भी कहा जाता है। इस पौधा का नाम क्या बोले हैं? एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। चलिए, ये कुछ पौधा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये इसका फूल जो है एक्चुअली ब्लू कलर का होता है, और ये नीला कुरंजी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसका फ्लावर का रंग ब्लू होता है, नीला होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में आपको दिखाई दे रहा है। और ये पौधा जो है, ये पौधा जैसे कि उगता है और इसके फूल जो है टूट के गिरते हैं, फूल में बीज रहता है, अब बीज से फिर नया पौधा डेवलप होता है, तो नया नया पौधा बनते रहता है। लेकिन ये फ्लावर जो है, इसमें खास बात क्या है कि अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल और फल देते हैं। सॉरी, एक बार नहीं, अपने जीवन काल में प्रत्येक 12 वर्ष पे एक बार फूल देते हैं। इस पौधा में खास बात क्या है? यह प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार फूल देता है, जिसका नाम है नीलाकुरंजी। अच्छा, नीलाकुरंजी को एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद आप क्या बोलिएगा? इसके फ्लावर कलर जो होता है, फ्लावर कलर यानी कि पुष्प का रंग कैसा होता है जी? पुष्प का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है, यानी कि नीला होता है पुष्प का रंग। अच्छा, यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाएगा? तो इट फाउंड इन हिली मतलब पहाड़ी एरियाज, मतलब क्षेत्र, हिली एरियाज यानी पहाड़ी क्षेत्रों। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों। यह पौधा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि इट फाउंड्स इन हिली एरियाज ऑफ कहाँ? ऑफ केरला, कर्नाटका। जा ब्लू का स्पेलिंग गलत हो गया था, सुधार लीजिएगा। यानी कि इट फाउंड्स इन हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यानी कि यह केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन जी? सर, ये जलकुंभी जो है, जलकुंभी केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है।
ठीक है। अच्छा, यह पौधा फूल कब देता है? तो इट प्रोड्यूसेस फ्लावर इन every 12 years ऑफ देयर लाइफ। अच्छा, इन देयर लाइफ, यह अपने पूरे जीवन काल में, यह अपने जीवन में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार फूल देता है। इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, इसको वंस कर देते हैं ना, इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स वंस इन एवरी 12 ईयर इन देयर लाइफ। यह अपने जीवन में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार फूल देते हैं। यह अपने जीवन में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार फूल देता है। इट प्रोड्यूसेस फ्लावर वंस इन एवरी 12 ईयर इन देयर लाइफ। अपने यह अपने जीवन में प्रत्येक 12 वर्ष में, यह अपने जीवन में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार फूल देते हैं। ठीक है।
इसके फूल को हिंदी लिख लेंगे, इसके फूल को सितंबर अक्टूबर 2006 में देखा गया था। ठीक है, इसके फूल को सितंबर अक्टूबर 2006 में देखा गया था। और 2006 के बाद अभी आप समझ में आया ना, 2006 एनसीईआरटी का डाटा है तो 2006 लिखा हुआ है, लेकिन 12 साल बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है, नहीं तो अब 2018 हो गया रहता, और 2018 के बाद फिर 12 साल, फिर 12 साल, तो इसे प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार फूल को देखा जाता है। तो सितंबर अक्टूबर के समय में केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ लगती है इस पौधे को देखने के लिए। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में इसके देख सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा होता है, पूरा का पूरा समझिए कि एकदम भरा हुआ रहता है। जहाँ देखिए वहाँ नीला के समान बिछा हुआ रहता है, इसके फूल से नीला जैसे ऐसे बिछा हुआ रहता है, तो कुछ अलग ही नज़ारा इसका दिखाई देता है इससे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करके आइए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।